हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मानसू तुरी। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहने वाला है नर्मदा बचाओ आंदोलन पर, और साथ ही साथ हम टिहरी डैम पर भी बात करने वाले हैं। सो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो जैसे कि हम सभी जानते हैं, जब भी किसी भी तरीके का डेवलपमेंट होता है या डेवलपमेंट से जुड़े हुए कोई भी काम होते हैं, तो वो साथ ही साथ क्या लाता है? लोगों की बर्बादी। ठीक है, किस तरीके से? अगर डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है या कोई कंपनी बन रही है, तो इसकी वजह से लोगों को अपने घरों से जाना पड़ता है, उन्हें अपनी ज़मीनें छोड़ के जानी पड़ती है। जो रिहैबिलिटेशन की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो उनके सामने आती है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है नर्मदा बचाओ आंदोलन की और टिहरी डैम। ये दो कॉन्स्टिट्यूट जो है, ये दोनों ही प्राइम एग्जाम्पल्स हैं नॉन वायलेंट स्ट्रगल के, जो कि बिग डैम कंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट थे। ठीक है, क्योंकि जब बिग डैम कंस्ट्रक्शंस होते हैं तो इससे बहुत ही ज़्यादा लोगों को नुकसान होता है। उनको अपनी ज़मीनें खोनी पड़ती है, उनकी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी जो है वो बर्बाद हो जाती है। रिहैबिलिटेशन का जो इशू है सबसे ज़्यादा उन्हें देखना पड़ता है। ठीक है, जब भी बड़े बड़े बांध बनते हैं तो इसमें रिहैबिलिटेशन का इशू तो होता ही है, साथ ही साथ नेचुरल डिजास्टर का भी सबसे बड़ा इशू हो जाता है। ठीक है, कभी भी भूस्खलन हो जाता है, सुनामी आ जाती है, कुछ भी बड़े बड़े जो डिजास्टर है वो आ जाते हैं। ठीक है, सो इसी पर आज हम बात कर रहे हैं। ओके, सो इसमें जो हमने दो चीज़ों को देखना है कि किस तरीके से नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ। ठीक है, किस तरीके से हुआ? सबसे पहले तो नॉन वायलेंट तरीक़ों से हुआ, जिस तरीके गांधी जी अपने मूवमेंट्स को करते थे। ठीक है, बेसिकली हम गांधी जी के बारे में ही पढ़ रहे हैं। गांधी जी के बाद किस तरीके के मूवमेंट्स हुए थे। ठीक है, लोगों ने किस तरीके से उनके जो आदर्श थे उन्हें अपनाया, फिर मूवमेंट किए। ठीक है, तो जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था ये पूरी तरीके से नॉन वायलेंट मूवमेंट था। ठीक है, ओके, सो डैम कंस्ट्रक्शन क्यों होते हैं? देखो, डैम कंस्ट्रक्शन इसलिए किए जाते हैं ताकि वाटर रिसोर्सेज की जो पूर्ति है वो हो सके। ठीक है, इरिगेशन हो सके, साथ ही साथ बिजली पहुंचाई जा सके। ठीक है, साथ ही साथ जो पीने का पानी है वो भी लोगों तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो इसमें कई तरह की चीज़ें इन्वॉल्व रहती है कंस्ट्रक्शन में, जैसे कि यूज़ ऑफ कंक्रीट टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसी के साथ साथ जो अर्थ है वो मशीन्स में बदलती जा रही है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो पॉपुलेशन है वो हर दिन बढ़ती ही जा रही है, डे बाय डे वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से वाटर रिसोर्सेज है बहुत ही ज़्यादा कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आज की डेट में क्या होता जा रहा है कि जो एमएनसीज है उनका सबसे ज़्यादा कंट्रोल हो गया है हर चीज़ पर। यहाँ पे अगर हम बात करें वाटर रिसोर्सेज की, तो सबसे ज़्यादा कंट्रोल किसका हो रहा है? एमएनसीज का। ठीक है, अब कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स देख लेते हैं पॉइंट्स में जो कि डैम कंस्ट्रक्शन से होते हैं। सबसे पहले तो द डिस्ट्रक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, यानी कि जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, सेकंड यहाँ पे बात हो रही है अपरूटिंग ऑफ पीपल फ्रॉम देयर होम्स फॉर डैम। ओके, सो सबसे ज़्यादा जो क्या होता है कि लोगों को अपनी ज़मीन छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ता है, अपने घरों को छोड़ के जाना पड़ता है। रिहैबिलिटेशन का जो इशू है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, इसी के साथ जो है लोगों की जो सोशल और कल्चरल लाइफ है वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, और जो भी बड़े बड़े डैम कंस्ट्रक्शंस होते हैं, इससे क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा डैमेज होता है लैंड का, जिससे अर्थक्वेक की समस्या भी बढ़ जाती है। चलो, अब नर्मदा रिवर पर सबसे पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद हम नर्मदा बचाओ आंदोलन पूरी अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, जो नर्मदा रिवर है ये लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। कहाँ पर? इन द इंडियन पेनिनसुला दैट अराइजेज ऑन द प्लेटू ऑफ अमरकंटक इन द शहडोल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। जो कि कहाँ से उत्पन्न हुई है? अमरकंटक में। कहाँ पे? शहडोल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है शहडोल, वहाँ पे। ठीक है, और ये किन स्टेट्स को कवर करती है? कहाँ कहाँ से ये बहती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान। ठीक है, बेसिकली इसमें 41 ट्रिब्यूटरीज हैं, सराउंडेड बाय 3 माउंटेन रेंजेस ऑफ सतपुरा, विंध्या एंड माइकल, एंड ऑन द फोर्थ साइड मर्जेस इनटू द अरेबियन सी। जो इसकी फोर्थ साइड है वो मर्ज हो गई है किसमें? अरेबियन सी में। ठीक है, इसके बेसिन में विलेजेस हैं बहुत सारे। ठीक है, कौन से? 81% जो है विलेजेस हैं, यानी कि गाँव हैं। ठीक है, बेसिकली वो कॉम्प्राइज हुए हैं ट्राइबल। बेसिकली वहाँ पे जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो ज़्यादा वहाँ रहती है। ठीक है, भील्स, गॉन्स, बाइगास एंड अदर। बेसिकली उनका जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन होता है वो क्या है? एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि। ठीक है, एंड द नर्मदा बेसिन इज रिच इन इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, अब हम समझते हैं ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या था। देखो, जो नर्मदा वैली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था वो था क्या? बेसिकली जो प्लानर्स थे उनके अकॉर्डिंग नर्मदा वैली जो थी वो बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड रीजन में आती थी। ठीक है, जहाँ पर इरिगेशन की कोई भी फैसिलिटी नहीं थी।
और ना ही मिनरल और नेचुरल रिसोर्सेज जो थे वहाँ पे थे। किसी भी तरीके के नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ पे नहीं थे। इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से लोगों को पानी की दिक्कत होती थी और कई तरीके की प्रॉब्लम्स उन्हें और होती थी, जिसकी वजह से नर्मदा वैली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है लाया गया, ठीक है, 1946 में। इस प्रोजेक्ट में बेसिकली क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या मास्टर प्लान इसमें बनाया गया। 30 मेजर डैम्स, 10 ऑन द मेन रिवर एंड 20 ऑन द ट्रिब्यूटरीज। 30 मेजर डैम्स यहाँ पे बनाए जाने थे। 10 जो थे वो मेन रिवर पर और 20 जो थे ट्रिब्यूटरीज में, ठीक है। 5 हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम एंड 6 मल्टीपर्पज स्कीम्स, 19 इरिगेशन स्कीम्स एंड 135 मीडियम स्कीम्स और 3000 माइनर इरिगेशन स्कीम्स, ठीक है। इस पे जो कॉस्ट है, इसका जो एस्टिमेट कॉस्ट कितना जा रहा था इस प्रोजेक्ट पर ऑन डेट इज 18,000 करोड़ ऑफ रुपीज़। ओके, तो बहुत ज़्यादा इसमें खर्चा आ रहा था और इसमें जो फंड थे, इसमें गवर्नमेंट जो थे फंड देने में बिल्कुल भी उस वक्त एबल नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से उन्हें वर्ल्ड बैंक से लोन के लिए अप्लाई करना पड़ा। सो बेसिकली इस प्रोजेक्ट में क्या क्या वादे किए गए थे कि सभी को जो है एम्प्लॉयमेंट जो है प्रोवाइड किया जाएगा, बहुत लोगों को इसमें हेल्प होगी, ठीक है। और जो बाढ़ है उससे बचा जा सकता है और साथ ही साथ जो पानी की समस्या है उससे भी निपटारा किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल यूज़ में आएंगी चीज़ें, ठीक है। रिसोर्सेज जो है वो बढ़ेंगी और जो टूरिज़्म है उसे भी प्रमोट किया जाएगा। लेकिन जो ये प्रोमिसेस किए जा रहे थे, क्या वो पूरे हो सकते थे और क्या इस डैम से नुकसान नहीं हो रहे थे? तो इसका आंसर है नहीं। जो नर्मदा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, ये पूरी तरीके से इससे नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहे थे। किस तरीके से? एक्सप्लॉयटेशन जो है बहुत ज़्यादा हो रहा था रिसोर्सेज का, नेचुरल रिसोर्सेज का, सबसे ज़्यादा रिवर बेसिन पर, ठीक है। जो वास्ट एरिया थे वहाँ पे जो है फॉरेस्ट जो है काटे जा रहे थे, डिफॉरेस्टेशन वहाँ पे किए जाते, छोटे छोटे पेड़ जो होते हैं वहाँ पे काटे जाते, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो बर्बाद हो रही थी। ओके, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन था क्या, या सेव द नर्मदा मूवमेंट? बेसिकली ये मूवमेंट था जो किस चीज़ के अगेंस्ट था? डेवलपमेंट के पैटर्न के अगेंस्ट था, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा था कि रिहेबिलिटेशन का जो इशू सबसे ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ को अपोज करे थे? सरदार सरोवर प्रोजेक्ट को, जो कि सबसे लार्जेस्ट डैम था जो कहाँ पे बिल्ट हो रहा था? नर्मदा पर, ठीक है। सो द स्ट्रगल स्टार्टेड इन 1985 में ये स्ट्रगल जो है स्टार्ट हो गया था। और किससे इस चीज़ की शुरुआत हुई? हंगर स्ट्राइक से, मार्चेस भी हुई और मास मीडिया पब्लिसिटी भी थी साथ में, ताकि जो अवेयरनेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो इस इशू के लिए, ठीक है। इसी के साथ साथ ये जो मूवमेंट है पूरी तरीके से नॉन वायलेंट मूवमेंट था और इसमें किसी भी तरीके का दंगे फसाद नहीं हो रहे थे, ठीक है। 1989 में ये एक फुल फ्लेज्ड इन्वायरमेंटल एंड लाइवलीहुड मूवमेंट बन गया, ठीक है, जो कि किस चीज़ को अपोज कर रहा था? डैम कंस्ट्रक्शन को। और क्या डिमांड कर रहा था? कि रीसेटलमेंट पॉलिसी को डिमांड कर रहा था कि एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें जो रीसेटलमेंट है वो ठीक से किया जा सके, ठीक है। कॉम्पेंसेशन अच्छा खासा दिया जा सके, जितना वो दे रहे थे वो कम था। इंस्पायरिंग लीडर कौन थे इसमें? मेधा पाटकर थी, जिन्होंने इस मूवमेंट को बहुत ही अच्छी राह दी, ठीक है। इसी के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे फास्ट की, हंगर स्ट्राइक्स की और इंडिपेंडेंट रिव्यू भी उन्होंने किया, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने भी, अब वर्ल्ड बैंक जो लोन दे रहा था इस प्रोजेक्ट के लिए, उन्होंने भी इससे विड्रॉल ले लिया 1995 में, यानी कि अब वो लोन नहीं देगा। तो इससे कि ये एक कामयाबी थी किसके लिए? जो मूवमेंट करे थे उनके लिए। ओके, जो एक्टिविस्ट थे उनको बहुत सी ज़्यादा कई चीज़ों का सामना करना पड़ा, राइट। पुलिस के जो एक्शंस हो रहे थे, यानी लाठी चार्ज हो रहा था, ठीक है, आंसू गैस के जो गोले छोड़े जा रहे थे, हर तरीके की जितनी भी चीज़ें हो रही थी पुलिस के थ्रू, वो सब उन्होंने सामना किया। उसके बाद उन्होंने ये जो इशू है फाइनली सुप्रीम कोर्ट में गया, ठीक है। वहाँ पे एनबीए ने फाइल की रिट पिटीशन, कोर्ट से क्या मांग की कि वो डैम कंस्ट्रक्शन को रोक दें। ओके, देखो अब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर्स दिए गवर्नमेंट्स को कि रिहेबिलिटेशन, रीसेटलमेंट जो है वो सही तरीके से किए जा सके, ठीक है। तो शुरुआत में तो पूरी तरीके से डैम कंस्ट्रक्शन पे रोक लगाई, लेकिन
बाद में इसे फिर से चलाया गया और कुछ कंडीशंस के साथ जो है डैम कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया गया। ठीक है, एट द एंड सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया डैम कंस्ट्रक्शन के काम को। ठीक है, साथ ही साथ स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स भी दिए कि रिहैबिलिटेशन के वर्क को बहुत ही अच्छी तरीके से संभाला जाए। ठीक है, यानी किसी को भी कोई भी दिक्कत ना हो। और राइट, अब बात कर लेते हैं हम टिहरी डैम प्रोजेक्ट पर। टिहरी डैम जैसे कि हम सभी जानते हैं वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट डैम्स में से एक है। ओके, 1949 में ये प्रोजेक्ट सामने आया। जो डैम साइट है बेसिकली कहाँ पर है, ये भागीरथी रिवर साइड पर है, बिटवीन द रिवर्स भागीरथी एंड भिलांगना। कहाँ पर, टिहरी टाउन पर। सो ये जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा हाई सेस्मिसिटी एरिया है, ऑफन प्रोन टू अर्थक्वेक्स ऑफ सेवरल मैग्नीट्यूड मेजरिंग अप टू 7 पॉइंट्स ऑन द रिक्टर स्केल। देखो, डैम कंस्ट्रक्शन को अपोज किया जा रहा था, क्यों? क्योंकि इससे लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट की प्रॉब्लम हो रही थी और साथ ही साथ और भी कई तरह की प्रॉब्लम जो है वहाँ से जुड़े लोगों को हो रही थी। ठीक है, तो बेसिकली इसमें मेन रोल किसका रहा? TBVSS। TBVSS क्या है? ये एक समिति है, टिहरी बांध विरोधी संघर्ष समिति। ठीक है, ये दो जनों की लड़ाई थी मानी जा सकती है, TBVSS और यूपी गवर्नमेंट की। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने क्या किया? मास प्रोटेस्ट किए, सत्याग्रह किया। ये गांधी जी के ही रास्ते पर चलते थे, बेसिकली उनके नॉन वॉयलेंट तरीकों के से ही जो है मूवमेंट करते थे। ठीक है, समिति के जितने भी मेंबर थे। सो बेसिकली TBVSS ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशन डाली, रिट पेटिशन इन्होंने दी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने जिसे डिसमिस कर दिया। ठीक है, कब? 1990 में। ओके, और साथ ही साथ इस इशू पर एक लिमिटेड इंक्वायरी भी बिठाई। सो जो ये प्रोजेक्ट था फाइनली अप्रूव कर दिया गया और इस प्रोजेक्ट में किसी भी तरीके की रोक नहीं लगाएगी। इसी के साथ अक्टूबर 1991 में एक भूकंप आया, बहुत ही खतरनाक भूकंप आया, जिसकी जो मेजर कर रहा था 6.1 ऑन द रिक्टर स्केल, जो गढ़वाल रीजन को हिट कर गया था। कहाँ पर? जो उत्तरकाशी चमोली तक भी ये जो अर्थक्वेक था पहुंच चुका था। ठीक है, इसमें कितने लोगों को नुकसान हुआ था? 2000 लोग इसमें मारे गए थे और इसी के साथ बहुत से लोगों को भी इसमें नुकसान झेलना पड़ा। ठीक है, तो अब क्या हुआ? ये एक बहुत ही ज़्यादा एक ओपन डिबेट यहाँ पे शुरू हो गई थी सेफ्टी पर, कि इस प्रोजेक्ट से किस तरीके की सेफ्टी हो सकती है और किस हद तक। कि डैमेज तो अब देखा जा सकता है कि डैमेज तो ऑलरेडी हो ही रहा है। उत्तराखंड में देखो नेचुरल डिजास्टर आता रहता है, तो कोई भी इतना बड़ा डैम बनना ये बहुत ही बड़ा खतरा है सभी के लिए। ठीक है, सो इसमें कई लोगों ने एफर्ट्स किए, जैसे कि मैंने आपको TBVSS समिति ने भी एफर्ट्स किए, सुंदरलाल बहुगुणा जो कि इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है उन्होंने भी एफर्ट किए। सबसे ज़्यादा मेन इशू था इसमें रिहैबिलिटेशन का था। ठीक है, जो कि इसमें सबसे ज़्यादा इशू हो रहा था कि रिहैबिलिटेशन पॉलिसी है किसी भी स्टेट की जो है बिल्कुल ही परफेक्ट नहीं होती है। ठीक है, वो बस बोलते हैं बट ठीक से रिहैबिलिटेशन नहीं करवाते। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो TBVSS ने ये सारी चीज़ें पॉइंट आउट करवाई। ओके, सो टिहरी डैम प्रोजेक्ट को अपोज करते हुए बहुत से लोगों ने जो है प्रोटेस्ट किए। ठीक है, TBVSS जो समिति है इन्होंने भी एफर्ट्स लगाए, साथ ही साथ इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट सुंदरलाल बहुगुणा जी ने भी अपने एफर्ट्स लगाए, साथ ही साथ कई ऑर्गेनाइजेशंस ने भी जो है एफर्ट्स लगाए। बट इस इशू को किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं मिला, बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला और लीगली ये जो केस था यहीं रुक गया और डैम कंस्ट्रक्शन जो है वो चलता रहा। ठीक है, सो ये था हमारा आज का टॉपिक। थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है ये, क्योंकि 2 टॉपिक्स हमने आज साथ में समझे हैं बट ब्रीफ में। ठीक है, जब आप इन्हें पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जितना मैंने आपको बताया इतना इनफ है, आपकी जो भी कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा आपको। ओके, और मेन जो इशू है इसमें रिहैबिलिटेशन का होता है और जो लैंड होती है जो ख़राब हो जाती है ना, एग्रीकल्चरल लैंड, उस पर रहता है। तो इन दोनों पर ही आपको मेन फोकस रखना है। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गई हो सारे पॉइंट्स अच्छे से। कोई भी डाउट है किसी को तो ज़रूर मुझसे पूछें। इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।